हेलो दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग शक्ति संसाधन है क्या चीज़। तो सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसे विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करते हैं, जिसे रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गजट जो कभी बिजली की खपत करती है पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एक प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रशिक्षण के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। परंपरागत स्रोत क्या है उसको देना। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय के समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। इस पॉइंट को ईंधन उसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। अब समझ ही गए हैं कि ईंधन क्या है। जैसे लकड़ी हो गया, गैस हो गया, मतलब ऊष्मा मतलब गर्म प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। अब यहाँ बोलता है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस दोनों पढ़ेंगे। खनिज तेल में देखते हैं क्या है। तो आसानी से परिवहनीय इसको बोलते हैं ट्रैक्टर। उसके बाद पेट्रोल, रासायनिक उपयोग का आधार। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैसों का लाभ। हम अभी पढ़ेंगे हानि के बारे में। तो तेल अधिवैलावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। उसके बाद निमुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा न ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। उसके बाद प्राकृतिक गैस में लाभ के बारे में जानेंगे। आसानी से परिवहनीय यानी पाइपलाइन, तेल और कोयले से अधिक अच्छा, तेल से सस्ता। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में जानेंगे। ईंधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को दो वर्गों में रखा गया है, एक ईंधन, एक कोयला। ईंधन का लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। तो सुप्र बहुसंख्यक लोगों की ऊर्जा प्रदान करती है ईंधन। ठीक है। उसका हानि देखो, संग्रहण में अधिक समय उपयोग। ठीक हो गया उपयोग।
प्रदूषण फैलाने वाला, दूसरा बात। तीसरी बात, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। और निर्वनीकरण, उसके बाद देखते हैं कोयला। कोयला में लाभ क्या होता है? विस्तृत रूप से उपलब्ध विद्युत रूपांतरित के लिए उपयुक्त। उसके बाद हानि को देखेंगे। प्रदूषण का स्रोत, परिवार के लिए भारी कोयला। अब जल विद्युत के बारे में जानेंगे, उसी में आया था, मतलब ईंधन में जो था ना, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में विद्युत जल भी उसी में आ गया था। तो कहता है क्या, लाभ प्रदूषण मुक्त होता है जल विद्युत से। जल में जो विद्युत पैदा होता है उससे प्रदूषण मुक्त होता है। सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है। आप तो जानते हैं सिंचाई खेती बाड़ी करने में और मत्स्य मछली में बढ़ावा देती है। सस्ता होता है। उसका हानि देखो, स्थानीय समुद्र का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल पलावन, उसके बाद स्थापित करने में खर्चीला। अब हम यहाँ देखेंगे कि पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब, ताप मतलब जो वहाँ का गर्मी, और दाब जो ऊपर से दबा गया, के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गई। जीवाश्म ईंधन जैसे क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। अगर आपको कोई पूछ लेगा कि जीवाश्म ईंधन क्या क्या है, तो जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसके प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह अनेक निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए यह शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। हम कोयला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह बहुतायत में पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उपयोग जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं एक बात, यहाँ कहता है जो कोयला से जो विद्युत उत्पन्न करता है ना, उसको तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तापीय विद्युत किसे कहा जाता है, तो कोयले से प्राप्त तापीय विद्युत किसे कहा जाता है, तो क्या होता है? कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय विद्युत कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना कोयला, इसीलिए अंतर्हित धूप से रूप में जाना जाता है। तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य यहाँ दिखाया गया दोस्तों, चित्र संख्या 3.10 में देख लेना कि किस तरह से होता है। तापीय ऊर्जा कहा जाता है, किसे तापीय ऊर्जा कहा जाता है? कोयले से उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहता है। उसके बाद विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादन देश, समझो विश्व में, इस नोट को याद रखना, ये जीके वाला सवाल है। चीन हो गया, अमेरिका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद जर्मनी हो गया, रूस हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, फ्रांस हो गया। और भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिम बंगाल, झड़िया और धनबाद और बोकारो। रानीगंज कहाँ है दोस्तों? मुझे नहीं पता। पश्चिम बंगाल तो आप अच्छे से जानते हैं। झड़िया कहाँ है? इसके बारे में नहीं पता, आगे पढ़ेंगे तो जरूर पता चलेगा। धनबाद कहाँ है ये भी नहीं पता। बोकारो पता है, झारखंड में पड़ता है। हमको लगता है झड़िया, धनबाद और बोकारो झारखंड में ही पड़ता है, ठीक है। रानीगंज बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है।
में है। तो आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताएं, तो ऑप्शन में आपको तो दिया जाएगा रानीगंज, पश्चिम बंगाल, उसके बाद झरिया, धनबाद। ऑप्शन बी में दे देगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। और ऑप्शन सी में दे देगा झरिया, धनवान। और ऑप्शन थर्ड में देगा बोकारो। और ऑप्शन 4 में देगा इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन होगा इनमें से सभी। पेट्रोलियम, अब जानेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, आप तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय वे तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशीलता भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण के विभिन्न तरह के उत्पाद जैसी डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, यही कर देते हैं। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी, तेल, मोम, प्लास्टिक, इसके बने उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है। अब आप लोग भली भांति जान चुके हैं कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी, तेल, मोम, प्लास्टिक स्नेहक तैयार किया जाता है पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है। तो पहले इस बॉक्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस बॉक्स में है क्या चीज़। शब्द की उत्पत्ति। पेट्रोलियम शब्द लेटिन के शब्दों पेट्रा अर्थ सेल, ओलोमियम अर्थ तेल, मतलब सेल, ओलियम अर्थात तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ सेल तेल है। पेट्रोलियम का अर्थ सेल तेल है। एक इस बात को भी माइंड में रख लेना, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश, ये बहुत अच्छी बात है, नोट करने लायक है ये पॉइंट को। देश है ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, उसके बाद कतर हो गया। कि अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, उसके बाद अल्जीरिया, उसके बाद भारत में मुख्य उत्पादन क्षेत्र, ये अच्छा पॉइंट है। भारत में मुख्य उत्पादन क्षेत्र असम, जो डुबिगर, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्ण गोदावरी नदियों के डेल्टा है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, गलती हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, डिगबोई, उसके बाद मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। ठीक है। अब पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस किसे कहा जाता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। अब समझो, पेट्रोलियम के साथ ही पाया जाता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निमुक्त होती है जब अपशिष्ट तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस
रूस हो गया, नॉर्वे हो गया, यूके हो गया और नीदरलैंड प्राकृतिक गैसों के प्रमुख उत्पादक हैं। कौन कौन हो गया? प्राकृतिक गैसों के लिए रूस, नॉर्वे, यूके, उसके बाद नीदरलैंड प्राकृतिक गैसों के मुख्य उत्पादक है। तो भारत में जैसलमेर, अब समझना, जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। क्या बोलता है? विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। इस बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। संपीडित प्राकृतिक गैस CNG एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है। क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि में चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इस ईंधनों के जलने से निकलने वाले विशेष प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित टोटी के टकराने के समय अनियंत्रित टोटी के टपकने के समय जो अंततः सूख जाती है, इसे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प है। जल विद्युत, जल से कैसे बिजली उत्पन्न किया जाता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो बोलते हैं जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं बांध बनाना। ठीक है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थिर टरबाइन, जो बिजली उत्पन्न करती है, टरबाइन के माध्यम से घुमाती है, टरबाइन कहते हैं, के ऊपर गिरता है, टरबाइन के ऊपर घूरता है और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पादन करने के बाद जो जल बहता है, उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है, उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होती है। ये भी पॉइंट नोट डाउन करने लायक है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चीन। भारत में जो है, भारत के महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। भाखड़ा, उसके बाद नंगल, उसके बाद गांधी सागर, उसके बाद नागार्जुन सागर, उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना। बॉक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल
विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन था? अब ये एक तो सवाल है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, कभी भी पूछ सकता है इस बॉक्स को। अब क्या कहोगे? विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। तो आप इस चित्र को देख सकते हैं किस तरह से टरबाइन के माध्यम से बिजली उत्पन्न करते हैं। अब पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपयोग लगातार होता रहता है तो इस ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। अब इस बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित वर्ल्ड अड्डा स्कॉटलैंड में है। ये भी बहुत अच्छी बात है, इसका भी एक सवाल बन सकता है। सौर ऊर्जा सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त और सौर ऊर्जा सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसमें से कई सेलों को सौर पैनलों में ताप व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। विद्युत की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंध होगा, शायद उष्ण लिखा हुआ है, अब यहाँ देखेंगे, अब मतलब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, तो इसमें कई वर्गों में रखा गया है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, उसके बाद परमाणु ऊर्जा, उसके बाद बायोगैस, उसके बाद भूतापीय ऊर्जा। तो इन चार्टों को चलो पढ़ ही देते हैं। पवन ऊर्जा में देखते हैं लाभ और हानि में क्या आता है, तो प्रदूषण ही होता है। उसके बाद एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत, सुरक्षित और साफ। उसके बाद इसका हानि क्या था? ध्वनि प्रदूषण होता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा। रेडियो वे दूरदर्शनों के प्रसारण संकेतों में व्यवधा, पक्षियों के लिए हानिकारक। जो पवन ऊर्जा होता है, जो पंखा की तरह घूमता है ना, उससे। सौर ऊर्जा, इसका देखते हैं लाभ, असमाप्त प्रदूषण मुक्त है ये, ठीक है। इसका हानि खर्चीला, स्रोतों के विस्तृत होने की ऊर्जा बर्बाद। बोलते हैं ज्वारीय उत्पन्न, इसमें होता है प्रदूषण मुक्त है, इसमें प्रदूषण नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा में प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है। उसके बाद हानि देखते हैं, वन जीवन आवास का नष्ट होना। क्या बोलता है? वन जीव आवास का नष्ट होना। उसके बाद दोहन में कठिन। परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। लाभ, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। उसके बाद हानि, रेडियो एक्टिव अर्थों को उत्पन्न करता है, खर्चीला होता है। उसके बाद बायोगैस, लाभ, कम लागत, उपयोग में आसान और जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादक। हानि, हरित गृह प्रभाव का कारण है। उसके बाद आता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय, स्वस्थ पर्यावरण हितोषी भी हर समय उपलब्ध है। शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला है। वहाँ उष्ण, यहाँ कटिबंधीय लिखा हुआ है, वहाँ उष्ण सिर्फ लिखा हुआ था, आधा शब्द वहाँ छूट चुका है, तो आधा यहाँ। उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग
की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। जैसे राजस्थान में, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं राजस्थान, उसके बारे में दिया होगा, उपयोगी है, लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोगी का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर, उसके बाद डायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। पवन ऊर्जा, जिन बातों को मैंने बॉक्स में पढ़े हैं उन्हीं बातों को यहाँ एक्सप्लेन किया जाता है। तो पवन ऊर्जा का एक असमाय स्रोतों है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला जा सकता है, चला जा रहा है। चिरकाल से चला जा रहा है मतलब चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं हैं। चलती है, वहाँ स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, मतलब वहाँ स्थित है। कहाँ? फार्म जो है नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, उसके बाद यूएसए, उसके बाद स्पेन पाए जाते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्र में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। यह पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिक विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका। ये एक सवाल है, आपको पूछ लेगा क्या कि परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक कौन सा देश है, तो क्या कहोगे? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। दोनों ऑप्शन में आएगा, दोनों ही देना होगा, जो आए उसी को दे दो। तो भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। जो थेरियम विशाल मात्रा में केरल में है। उसके बाद कहता है मेजोटाइड बालू में पाई जाती है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ? तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र, तारापुर, राजस्थान, कोटा के निकट राणा प्रताप सागर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नरोड़ा और कर्नाटक में केंगा है। तो आप इस बात को जान ही गए होंगे कि अगर आपका प्रश्न में यह पूछ लिया जाए कि भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ पे हैं, तो क्या कहोगे? इन्हीं जगहों का नाम जो आपको ऑप्शन में मिले उसी का दे देना। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में जो दिया गया उसको दे देना। भूतापीय ऊर्जा सॉरी दोस्तों, आज यहीं तक। जय हिंद दोस्तों। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी कारण से आज यहीं तक। अगला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, भूतापीय ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे।
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।